शुरू कर देना चाहिए। मैम शुरू कर लें जी हम। Yes, yes, please. Good evening. On behalf of Indian Society for Training and Development Chandigarh chapter, I welcome you all. We are almost 50 years old organization. We are running through 50 chapters all across the country and a one virtual chapter. We are one of the pioneers into the industry of training and development. Few organizations are giving the science of the training, few are giving the technology of the trainings for few of the applications. The ISTD, the Indian Society for Training and Development, we are the only organization which we are giving the blend of all. We are running all across the country through our chairperson, secretaries, and the EC members. We have a central body also. We have the institutional and individual members. From here, I request Gunwala ma'am to take it forward. Please, ma'am. Thank you, Manish ji, for introducing ISTD. This event is for ISTD, and we all are ISTD people, and we want other people have joined gradually. The main agenda is to discuss about the book, and we are fortunate to have Dang with us. और सचिन जी की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्विकली बहुत थोड़ा सा बोलना है मृदांग जी के बारे में. मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही इतना अच्छा बोलते हैं कि बाकी सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. जस्ट टू इंट्रोड्यूस इन 2 lines, he has done his master's in Sanskrit and he has also done a diploma in story writing and screenplay. So he's a versatile person and he has done couple of things that are remarkable. तो आज भी वो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं. इनकी जर्नी जो थी, इन्होंने सोचा मैंने इतना स्क्रीन प्ले और राइटिंग किया है तो कुछ टाइम स्कूल में पढ़ाऊं. सो ही जॉइंड द ग्वालियर स्कूल एंड नाउ ही इज इन द दून स्कूल फॉर द पास्ट डिकेड and also he is a dean there. So his interest in the literature is so well and he's so many feathers in his cap. He will be explaining his experience through the book. When he read a book and explain the thing and he creates the scene, so everyone thinks they're living in that screen. I think कुछ ज़्यादा नहीं, ये गागर में सागर भरने वाले मृदांग जी, स्वागत है आपका. Over to you. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू गुनमाला मैम. इसमें हमारे अधिकतर साथियों ने मृगांक को पिछली बार सुना था जब उन्होंने महाभारत जैसी विशाल कृति की जो बेसिक लेसन्स हैं वो उन्होंने समराइज किया था. और आज इस बार जब फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी किताब का जिक्र किया जो दिखने में वैसे बिल्कुल अपोजिट जैसी किताब लगती. वो बहुत पुरानी किताब थी और ये बिल्कुल नई किताब है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों किताबों में बहुत सारी समानताएं हैं. और मृगांक जो हैं वो आज हमसे बात करने वाले हैं जिस किताब पे. उस किताब का नाम है सैपियंस, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो एक ओरिजिनली हिब्रू में लिखी गई किताब है. और ये जो युवाल नोआ हरारी राइटर हैं, हिस्टोरियन, फिलोसोफर हैं, उनकी लिखी हुई किताब है. तो इंसान की जो जर्नी है उसको ये किताब समेटती है स्वीपिंग स्टेटमेंट्स में. वही इसकी ब्यूटी भी है और वही इसकी लिमिटेशन भी है. इतने सालों के इतिहास को संक्षेप में संभालना बहुत मुश्किल काम है. तो जब मैंने इस किताब का नाम पढ़ा तो उर्दू के एक आजकल बड़े मशहूर शायर हैं फरहत एहसास साहब, उनकी एक छोटी सी नज्म मुझे याद आई, आगाज की तारीख, हिस्ट्री ऑफ बिगिनिंग. तो वो छोटी सी नज्म से मैं अपनी बात शुरू और उसी से ख़त्म करता हूँ. वो नज्म है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से चलता आया हूँ यहाँ. इंसान की जैसे जर्नी आप देखें, एक मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से चलता हुआ आया हूँ यहाँ. राह में मुझसे जुदा हो गई सूरत मेरी, अपने चेहरे का बस धुंधला तसव्वुर है मेरी आंखों में. रास्ते में मेरे कदमों के निशान भी होंगे, हो जो मुमकिन तो उन्हीं से मेरी आवाज की तारीख सुनो.
टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अप रियली। मेरे ख्याल से अब मैं ऑडिबल होऊंगा, शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं चाहूंगा कि मेरे कोई साथी इस बात की तस्दीक करें कि हुआ। नहीं, आप ऑडिबल है, लेकिन अचानक ही आपका ये पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था सब लोगों से और अब केवल आप लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैसेज कहीं ड्रॉप करें कि वो दोबारा से ज्वाइन कर लें, जैसे मैंने रीज्वाइन किया है। जी जी जी। मैंने भी रिजॉइन किया है। हाँ तो सर सभी ने रिज्वाइन किया है जी, क्योंकि मेरे को लगा शायद मेरे पार्ट पे एरर हुआ, लेकिन ये सभी ने रिज्वाइन किया है जी। हाँ, तो कुछ टेक्निकल एरर रह गया, हो गया है शायद। होस्ट इसमें आ रहा था, होस्ट हैज एंडेड द मीटिंग। हाँ, मेरे में भी कुछ यही संदेश आया। मृगांक, अनम्यूट कर लें आप। जी जी, धुंधले तस्वुर की बात को हाँ, थोड़ा गहराई से ले लिया ज्यादा टेक्नोलॉजी जज्बाती ने। हो गए, तो उसी से मैं उसको फिर से मैं पढ़ रहा हूँ क्विकली कि एक मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से चलता आया हूँ यहाँ, राह में मुझसे जुदा हो गई सूरत मेरी, अपने चेहरे का बस एक धुंधला तस्वुर है मेरी आंखों में, रास्ते में मेरे कदमों के निशान भी होंगे, हो जो मुमकिन तो उन्हीं से मेरी आगाज की तारीख सुनो। तो इतिहास जो है उन्हीं कदमों से बना है और उन्हीं कदमों को समेटने की कोशिश की गई है, जिनसे आज हमारा परिचय मृगांक कराएंगे। मृगांक, ओवर टू यू। और इस किताब के बहाने वो भारतीय जो वांग्मय है उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को हमारे सामने मृगांक। धन्यवाद सचिन जी, धन्यवाद मैम। आप सभी लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेपियंस वैसे तो बहुत ही विशद ज्ञान वाली पुस्तक है, एक नए ढंग से, एक नए दृष्टिकोण से युवल नोआ हरारी ने 2011 में पहली बार ये पुस्तक हिब्रू में पब्लिश करी और उसके बाद उत्तरोत्तर बहुत सारी भाषाओं में पुस्तक के रूप में और ऑडियो बुक के रूप में भी ये सामने आई। वास्तव में जब पढ़ा इसको, जब इसको जाना, तो एक नए ढंग से हमने आज तक, जब हम कह रहे हैं तो होमो सेपियंस जो हमारा बायोलॉजिकल नाम है, जो हमारा जीव वैज्ञानिक नाम है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं हम बोल रहा हूं, तो हमारी जो ये यात्रा है उसके बारे में युवल नोआ हरारी बताते हैं। आज की जो मेरी वार्ता होगी उसके माध्यम से मैं केवल इतना ही प्रेरित करना चाहूंगा, क्योंकि पूरी पुस्तक को बहुत डिटेल में बता पाना इस बहुत कम समय में संभव नहीं होगा, तो केवल वो स्नैपशॉट्स जैसे होंगे जो आकर्षित करें आपको कि आप भी उस पुस्तक में डुबकी लगाएं और जाने गहराई से कि वास्तव में जो हम आज हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं। ये उसका एक दृष्टिकोण है। बहुत जगहों पर हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, हमने जो पीछे पढ़ा है, वह इस नए लिखे हुए दृष्टिकोण से टकराएगा, आवाजें होंगी और कई बार हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा, कुछ पुराना छोड़ने पर के लिए भी उकसाएगा। यहाँ पर आप अपने आप सोचेंगे क्योंकि कि क्या चीज लेनी है, क्या चीज छोड़ देनी है, क्या चीज हमारे पूर्व ज्ञान के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है और क्या चीज वास्तव में हमें अपनी सोच को बदलने के लिए कह रही है और नई जानकारियों को जगह बनाने के लिए कह रही है हमारे मस्तिष्क में, हमारे अनुभव में। सेपियंस, जैसा कि नाम से ही है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, सेपियंस में उन्होंने खाली होमो सेपियंस नहीं कहा। जहां से पुस्तक शुरू होती है वहां पर वो सबसे पहले, जब हमारे बीच में कॉग्निटिव रिवोल्यूशन नहीं आया था सेपियंस में, ये पुस्तक वहां से शुरू होती है। वो कहना शुरू करते हैं कि शुरुआत में हम सेपियंस का वास्तव में इस प्रकृति पर, इस विश्व पर क्या प्रभाव था, और वो उस प्रभाव की बात करते हुए कहते हैं किसी भी ढंग से एक चिंपैंजी, एक उड़ते हुए पक्षी, एक तैरती हुई मछली से ज्यादा हमारा योगदान कुछ भी नहीं था और हम अकेले, होमो सैपियंस अकेले इस पृथ्वी पर नहीं रह रहे थे, हमारे साथ और भी प्रजातियां रह रही थी और उनके नाम भी बताते हैं, जैसे निएंडरथल्स, जिसका नाम लगभग हम सभी लोग जानते हैं, ये यूरोप और वेस्ट एशिया में रह रहे थे। होमो इरेक्टस, ये लोग ईस्ट एशिया में रह रहे थे। होमो सोलेनेसिस,
ये लोग आइलैंड ऑफ जावा, जो बहुत ही छोटी सी जगह थी, वहां पर थे, और फिर होमो रुडोल्फेनेसिस और डेनिसोवा, ऐसी और प्रजातियां भी हमारे साथ को एग्जिस्ट कर रही थी अलग अलग जगहों पर। कोई सवाना के मैदानों में रह रही थी, तो कोई ईस्ट अफ्रीका में रह रही थी, कोई कहीं तो कोई कहीं, और उसी के नाम पर आधारित इनके नाम दिए गए। आज भी जैसे हम दिखने में अलग होते हैं, आज भी जैसे हम व्यवहारों में अलग होते हैं, ठीक वैसे ही ये प्रजातियां भी काफी कुछ एक जैसी लेकिन फिर भी काफी अलग अलग थी। तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ कि बाकी 5 प्रजातियां मिटती चली गई? उस समय का विश्व ठीक वैसा ही रहा होगा जैसे हमने कभी वो J.R.R. टोल्किन्स की बुक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ी होगी, या फिल्म उस पर आधारित देखी होगी, जिसमें वो बहुत सारी प्रजातियों की बात करते हैं जो अलग अलग जगहों पर रह रही हैं, जो दिखने में अलग हैं, जो व्यवहार में अलग हैं। ठीक ऐसी ये प्रजातियां रही होंगी, लेकिन फिर बदलाव कहाँ आना शुरू हुआ? क्या जब ये साथ में रह रहे होंगे, क्या इनके बीच में टकराव होते होंगे? क्या इनके बीच में जैसे आज 2 शेरों के बीच में या बंदरों के 2 झुंड के रूप में जैसे वो लोग अपनी जगह को, अपनी टेरिटरी के लिए वो लड़ते हैं, क्या ऐसी लड़ाइयां होती रही होंगी? और अगर होती रही होंगी तो फिर वास्तव में धीरे धीरे करके केवल इस विश्व में होमो सेपियंस ही क्यों बचे? कहाँ ये 5 प्रजातियां चली गई? इसके लिए वो कई थ्योरीज देते हैं, जिसको जब आप पढ़ेंगे, अगर कभी आप पढ़ेंगे और अंदर की तरफ जाएंगे किताब में, तो आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी जहां पर कोएग्जिस्टेंस भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि एक समय कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ से 70,000 साल पहले, और ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में सबसे आगे निकले होमो सेपियंस। अभी मैं इस पर भी आऊंगा कि पुस्तक क्या कहती है कि ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कैसे हुआ। जिस समय कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट्स को और जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, इनको जो पुराने स्केलेटन्स मिले हैं, और उसके हिसाब से जैसे भी उन्होंने जो भी अपनी साइंटिफिक वैज्ञानिक थ्योरीज निकाली होंगी, उसके हिसाब से उन्होंने उस समय के दिमाग की तुलना जो आज के दिमाग से करी है, तो उन्होंने ये कहा है कि उस समय अगर कोई एक एप, चाहे वो चिंपैंजी हो, चाहे वो हम लोग रहे हों, अगर 60 किलो का होता था तो उसके अंदर 200 क्यूबिक सेंटीमीटर का ब्रेन होता था, काफी छोटा सा। लेकिन आज अगर उसी पर आ जाए तो आज वही दिमाग 1200 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर का हो चुका है। तो आखिर 70,000 साल में क्या हुआ ऐसा कि अचानक से हमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, एक रिवोल्यूशन हो गया दिमाग को लेकर के। पुस्तक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी देती है। पुस्तक कहती है कि एक समय ऐसा था कि हम गैदरर्स थे और हंटर्स थे, जहां पर हम कुछ बहुत ज्यादा बड़े जीवों को मार नहीं पाते थे। जो हमसे छोटे थे उनको हम मार लेते थे, और अगर पेड़ पर कुछ उगा हुआ है तो हम उसको तोड़ लेते थे और उसको खा लेते थे। लेकिन एक दिन आविष्कार होता है धोखे से, वह आग का, और हम धीमे धीमे आग का प्रयोग सीखने लग जाते हैं। आग का प्रयोग सीखने के बाद पहले तो हमने अपने आप को गर्म करना सीखा, उसके करीब बैठना सीखा, और उसके बाद धीमे धीमे हमने उसमें चीजों को पका करके खाना शुरू कर दिया। और ये पका करके खाना ही हमारे अंदर एक क्रांति ले आया। वरना मुख्यतः क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जानवरों में जो जाता है, उनके अंदर ये जो भी मैं बोल रहा हूं वो पुस्तक आधारित फैक्ट्स हैं। उनके अंदर 2 लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं, और जब हम खाते हैं तो खाने की अधिकतर ऊर्जा उन 2 लार्ज इंटेस्टाइन्स में ही खत्म हो जाती है, और जो भी ऊर्जा बचती है वो हमारी मांसपेशियों को और हमारे दिमाग को मिलती है। हमारे दांत बड़े हुआ करते थे, लेकिन जब हमने खाने को पका करके खाना शुरू किया तो हम आसानी से उसको खाने लग गए।
आसानी से पचने लग गया। शरीर को 2 लंबी आंतों की जरूरत नहीं बची। तो आखिर वो ऊर्जा जाए कहां? एक बड़ी आंत छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बदल गई। वह बची हुई ऊर्जा अब जाए कहां? तो कुछ अज्ञात कारणों से वह बची हुई ऊर्जा होमो सेपियंस में ब्रेन की तरफ ट्रांसफर होनी शुरू हुई। और जैसे वह ब्रेन की तरफ ट्रांसफर होनी शुरू हुई, ब्रेन की तरफ गई, दिमाग की तरफ गई, तो एक क्रांति सी आ गई। अचानक न्यूरॉन्स में एक विस्फोट हुआ और इतनी तेजी से हमारे दिमाग ने आज से करीब 80,000 साल पहले बदलाव लेना शुरू किया। अपने जो उसका साइज था उसमें बदलाव आना शुरू हुआ, न्यूरॉन्स पर न्यूरॉन्स बनते चले गए और एक दिन एक चमत्कार हुआ। एक निश्चित समय तक तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एक दिन हमारा दिमाग उस एक चमत्कारी रेखा को, उस एक लक्ष्मण रेखा को पार कर गया, जहां पर दिमाग में एक अद्भुत शक्ति आ गई। और वह अद्भुत शक्ति थी कल्पनाशीलता। हमने जो चीजें नहीं है, जो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, हमने उनके बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला था? कहते हैं कि अगर कल्पनाशीलता न हो तो वास्तव में अगर एक समाज है तो वह कितने बड़े होने तक एक साथ बना रह सकता है अगर उसके पास कोई एक कॉमन मोटिव ना हो, कोई एक उद्देश्य ना हो कि हमें काम करना है, तो वह कितने समय तक एक साथ जुड़ा रह सकता है, कितने लोग उसमें एक साथ जुड़े रहते हैं। तो बड़ी रिसर्च करने के बाद जो बात कही गई वो ये कि चाहे वह चिंपैंजीज का ग्रुप हो, चाहे वह सेना ही क्यों न रही हो, 150 लोगों से ऊपर कोई भी समाज बिना उद्देश्य के, जिसका उद्देश्य एक हो, एक साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही ये कल्पना आई और इस कल्पना ने कुछ कहानियों को जन्म दिया जिनके बारे में मैं भी बात करूंगा, उसके बाद होमो सेपियंस के गांव 150 लोगों से बड़े होने लग गए। लोगों को उन चीजों ने जोड़ना शुरू कर दिया जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं था। और वह सबसे पहला जो कारण था जिसने लोगों को जोड़ा वह था भगवान। मनुष्य ने अपनी उस कल्पना शक्ति के माध्यम से ईश्वर के बारे में सोचना शुरू किया और एक पूरा का पूरा समाज उससे जुड़ने लग गया। अक्सर हमने पुरानी फिल्मों में या कहानियों में जहां पर आदिवासी समाज की बात करते हैं, अगर मैं 80 के दशक की अपनी हिंदी फिल्मों की याद करूं तो अक्सर ऐसे गांव में हीरो फंस जाता था जहां पर एक अलग सा दिखने वाला भगवान है जिसके चारों तरफ वो कबीला नाच रहा है। ऐसे भगवानों का जन्म हुआ, लेकिन वहीं पर रहा नहीं। अब उस कबीलों को जोड़ने के लिए एक ऐसी चीज इजाद हो चुकी थी, पुस्तक के अनुसार मैं बोल रहा हूं, जिससे उस गांव के लोग जुड़े। अब 150 से ऊपर उनका ग्रुप बढ़ने लग गया। लेकिन भगवान के जन्म के साथ केवल यह समाज ही बड़ा नहीं हुआ, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। धीमे धीमे हमने अपनी भाषा को जन्म दिया। भाषा सभी के पास होती है, भाषा हमारे पास भी है। एक तोता भी हमारी नकल करता है और बहुत अच्छे से बोल लेता है। डॉल्फिन और हाथी भी अपनी संदेशों में कुछ ना कुछ कहते हैं जिसको बहुत ही एडवांस माना जाता है। बंदर भी बोलते हैं, गाय बैल भी बोलते हैं, लेकिन हमारे वोकल कॉर्ड्स भी बेहतर हुए और हमने उसके माध्यम से अपनी बातों को बेहतर ढंग से कहना शुरू किया। जन्मी कविता, जन्मी कहानियां, और उसने समाज एक साथ जोड़, एक ग्लू पैदा की जिसने समाज को और बड़ा किया।
लेकिन कल्पनाशीलता से केवल ईश्वर का ही जन्म नहीं होता, कल्पनाशीलता से बहुत सारी चीजें जन्मती हैं। जैसे अगर कहें हम अपने पहले कवि की कल्पना में जब बात करते हैं कि पहला कवि कैसा रहा होगा, तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, जैसी बातें लिखते हैं। तो वह आह, वो कल्पनाशीलता, वो कहाँ से आई होगी? तो जैसे ही हमारे उन न्यूरॉन्स ने उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया, उसी के साथ जुड़े रहने के लिए केवल और केवल भगवान की जरूरत नहीं थी, हमें बाहर बढ़ करके, बढ़ते हुए समाज को ज्यादा जगह, ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो इसके लिए होमोसेपियंस ने नई नई जगहों को खोजना शुरू किया और इसमें उनकी बाकी और जो हमारी प्रजातियां थी उनसे टकराव शुरू हुआ। हम अलग अलग जगहों पर सवाना के मैदानों में फैले, हम यूरोप गए, वेस्ट एशिया गए, लेकिन क्या फर्क था हमारी प्रजाति में और निएंडरथल्स में, होमो इरेक्टस में? बाकियों में अभी कल्पनाशीलता उस स्तर पर नहीं पहुंची थी। छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग सबने सीख लिया था, लेकिन क्या केवल हथियारों को इजाद करना ही जीत का मूल कारण हो सकता है? नहीं। यहां पर हमने लड़ने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना सीखा, जहां पर हो सकता है कि एक निएंडरथल, जिसके बारे में हम कहते हैं वो हमसे ज्यादा लंबा था, चौड़ा था, उसकी मांसपेशियों में ताकत ज्यादा थी, अगर अकेला हमारे सामने आ जाता तो हम उससे हार जाते। लेकिन अपने बड़े ग्रुप और बहुत सोच पाने की वजह से हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई, उसके सामने एक एक करके बाकी की जो प्रजातियां थी उन्होंने अपने हथियार डालने शुरू कर दिए। लेकिन इस कल्पनाशीलता ने हमारे शरीर पर एक टोल लगाया, एक कहें कि वह ऊर्जा जो हमारी मांसपेशियों को मिलनी चाहिए थी, एक निश्चित समय के बाद हमारे दिमाग ने लेनी शुरू कर दी। तो औरों की तुलना में और अंगों की तुलना में जो भी हम खाना खाते थे उसकी एनर्जी हमारे दिमाग तक ज्यादा पहुंची। तो ठीक वही स्थिति हुई जैसे हम कहें जंबो ब्रेन इज अ जंबो ड्रेन, यानी बहुत बड़ा दिमाग हमारी ऊर्जा को बहुत ज्यादा लेने लग गया। ठीक वैसे ही हुआ फिर हमारे साथ, जैसे गवर्नमेंट अपने बजट से मिलिट्री का बजट कम करके हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ दे दे, सेनाएं कमजोर होने लग जाएंगी और रिसर्चेस बढ़ जाएंगी, थोड़े पढ़े लिखे लोग बढ़ जाएंगे। हो सकता है तब उन समस्याओं से जिनसे हम सेना से लड़ते हैं उससे लड़ने के तरीके बदल जाएं, लेकिन सेनाओं में कमी आएगी। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ हुआ, हमारी मांसपेशियां कमजोर हुई, बहुत सारी बीमारियां जो हम रॉ फूड खाते थे बड़ी बड़ी देर तक, उनकी वजह से शायद बची रहती थी और बड़ी देर तक जो बचता था बची रहती थी, वो बीमारियां हमें जन्म लेने लग गई। फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि पुराने समय में जब हम लगभग, आज भी बहुत सारे जानवर लगभग 6 से 7 घंटे खाना खाने का काम करते हैं, हमारा खाना 10 से लेके 20 मिनट के समय में हम एक बार बड़े मजे से, जब बहुत आराम से खाना खाते हैं तो हम खा लेते हैं। यह सब 70,000 साल के बाद, अब मैं एक लंबी जंप लूंगा किताब में, क्योंकि अगर मैं इसी एक चीज में पढ़ा रहा तो समय बीत जाएगा और एक ही चैप्टर के बारे में हम बात करते रहेंगे। एक करीब हमसे आज से 12,000 साल पहले एक और क्रांति आई, क्योंकि हम चल करके बाकी और प्रजातियों से लड़ करके अब धीमे धीमे हमारे पास बहुत सारे हथियार थे, बहुत सारे टूल्स थे जिनसे हम खेती कर सके। अभी तक हम नोमैडिक लाइफ जी रहे थे और हमने उन जगहों पर बसना शुरू कर दिया जहां पर आसानी से हम खेती कर सकते थे। यह हुआ 12,000 साल पहले। अब क्या हुआ? हमने खाना उगाना शुरू किया और उसी समय एक बड़ा, जिसको कहते हैं, अगर जो पुस्तक कहती है कि एक ऐसा पौधा जन्मा, एक ऐसे पौधे की खोज हुई जो बहुत ही छोटे क्षेत्र में मिलता था, वीट। उसकी खेती पूरी दुनिया में फैल गई। अगर आज के हिसाब से हम कहें तो करीब
2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूरी दुनिया में केवल गेहूं की खेती होती है। यह एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ, वरना उससे पहले व्यक्ति 8 घंटे या कहें 4 से 5 घंटे तक या तो जानवर को मारता था या अपने लिए खाना का जुगाड़ करता था, खाने की व्यवस्था करता था और खा करके सो जाता था। लेकिन हमने सेटलमेंट्स बनाने शुरू किए, हमने नदियों के किनारे रहना शुरू किया और अपनी सभ्यता को जन्म देना शुरू किया। लेकिन इसी बीच में दिमाग क्या कर रहा था? दिमाग कौन सी व्यवस्थाएं कर रहा था? एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन तो चल ही रहा था, लेकिन किसी भी एक समाज को लीड करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। हम उस व्यवस्था में जुटे हुए थे, तो जिस समय समाज बड़ा होने लगा और वह बिना लीडर के चल पाने में असमर्थ होने लगा, तो हमने अपना पहला लीडर चुना। और पहला लीडर ग्राम प्रधान नहीं होता था, कोई राजा नहीं होता था, बल्कि उस गांव का पुजारी या ओझा होता था, जिसकी दी हुई कहानियां, जिसकी दी हुई व्यवस्था और ईश्वर से जो भी सजा मिलने का डर हमें एक साथ जोड़ करके रखता था। और अपने उस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहना, और हमारा ईश्वर बगल वाले कबीले के ईश्वर से ज्यादा सच्चा और ज्यादा अच्छा और ज्यादा ताकतवर कैसे है, इन चीजों की व्यवस्था उस ओझा ने देनी शुरू करी। लेकिन एक निश्चित समय पर कहानियां बदली। हमने एक नई व्यवस्था अपनाई, जहां पर गांव का प्रधान, मुखिया, या फिर जब समाज और बड़ा हुआ तो एक राजनीतिक व्यवस्था राजा ने ले ली। यहां पर अभी भी अगर आप देखेंगे कि शेरों के झुंड में अल्फा मेल जो होता है वो सबसे ताकतवर, शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर होता है। बंदरों के झुंड में भी ऐसा होता है। कमोवेश किसी भी जानवर जो सामाजिक रूप से थोड़ा बहुत रह पा रहे हैं, उनके झुंड में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनका अल्फा मेल या उन पर जो रूल कर रहा है वह शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत व्यक्ति है। लेकिन यहां पर व्यवस्थाएं उलटने लग गई। जब धर्म हमारा थोड़ा ऑर्गेनाइज होने लग गया, हमने धर्म को व्यवस्था के रूप में अपनाना शुरू किया, तो हमारे अल्फा मेल, अगर मैं बुक की टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो हमारे अल्फा मेल बदल गए। कैथोलिक लोगों का जो अल्फा मेल है वो पोप हो गए, हिंदुओं के लिए शंकराचार्य की व्यवस्था आ गई, और भी बाकी धर्मों में बाकी धर्मों की व्यवस्था आ गई, जिनकी बात को हम बड़ी ध्यान से सुनते थे। तो जहां दूसरे जानवरों के झुंडों में अल्फा मेल अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा देता था, वहीं पर हमारी इस काल्पनिक व्यवस्था में हमारा अल्फा मेल अपना कोई भी जीन पूल आगे नहीं बढ़ाता। लेकिन हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। कल्पनाशीलता, राजनीतिक व्यवस्था की सारी शक्ति कल्पनाशीलता में थी कि एक बहुत कमजोर, दुबला पतला व्यक्ति राजा बनकर के बैठ सकता है और अपने 2 सबसे मजबूत पहलवानों को अपने दरबार में अपने मनोरंजन के लिए लड़वा सकता है। तो कल्पनाशीलता ने हमें वह ताकत दी जो ताकत और जानवरों के पास नहीं थी, और उसी ताकत ने हमें जोड़ना शुरू किया, हमें बड़ा होना शुरू किया। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, उस राजनीतिक शक्ति के साथ आई कानून की ताकत। कानून की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसको हम देखते नहीं है, जिसको हम एक कल्पनाशीलता की वजह से मानते हैं कि हाँ ये कानून है, और जब तक वह कानून ना हो तब तक हमें पता भी नहीं होता कि हमें इसका पालन करना चाहिए। जैसे कि हमारी बाइक पर जब हम चलते हैं, तो अगर मैं बिहार में हूं, मुझे नहीं पता वैसे वहां का कानून, मैं एक काल्पनिक उदाहरण ही दे रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि वहां पर हेलमेट लगा के चलना कंपलसरी है, जरूरी है कि नहीं है, लेकिन मैं वहां वैसे घूमूंगा। लेकिन जब मैं अपने उत्तराखंड में आ जाऊंगा तो मैं तो
हेलमेट लगा के घूमूंगा, लेकिन मेरा पिलियन राइडर जरूरी नहीं है कि वो हेलमेट लगाए, पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो बाइक तो बाइक है, उसमें पीछे हेलमेट लगवाऊंगा, और अगर कार में भी बैठा है तो बगल वाले को भी सीट बेल्ट पहनवा ही दूंगा। क्या है ये कानून, कहां से आती है ये? वैसे कानून की जो परिभाषा मैंने पढ़ी है, लॉ इज नथिंग बट अ विल ऑफ अ ग्रेटर पॉलिटिकल पावर, कि कानून और कुछ नहीं है, जो भी ग्रेटर पॉलिटिकल पावर है उसकी इच्छा कानून बन जाती है। तो ऐसे कानून का हमने आविष्कार किया और उसको मानना शुरू किया, और इस कानून के आते ही हमारे समाज में, वह कहीं भी हो, एक और व्यवस्था आ गई जिससे समाज और तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, और बढ़ा, उत्तरोत्तर बढ़ता गया। अब इसके साथ बढ़ते हुए समाज में एक और व्यवस्था ने जन्म लिया, और एक बड़ी जादुई चीज ने जन्म लिया, जो आगे चल करके हम सब के जीवन का आधार बनने वाली थी। अभी अगर कहें कि उसका उदाहरण, उस जादुई चीज की ताकत को हमने कैसे महसूस किया जिसको पूरी दुनिया महसूस नहीं कर पाई, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो जादुई चीज का नाम मैं अभी लूंगा। मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं जा रहा हूं एक मंदिर के पास जहां बंदर बहुत सारे हैं, और वो बंदर मेरे पास से भगवान को चढ़ाने वाला केले छीन लेता है। अब मैं उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूं, भाई केला वापस कर दो, अगर भगवान को नहीं चढ़ाया तो आज जो मुहूर्त निकला है उस मुहूर्त पर मुझे, अगर मैं नहीं चढ़ाता हूं तो हो सकता है मुझे जो पुण्य मिलना है वो ना मिले। समझा रहा हूं, और उसको नारियल देता हूं, नहीं लेता है, मूंगफली देता हूं, नहीं लेता है। फिर दिमाग में एक आइडिया आता है, एक जादुई चीज है मेरे पास, मैं दूंगा तो शायद वो ले ले। और फिर मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूं और बड़े ही गुलाबी 2000 का एक नोट निकालता हूं और उसकी तरफ बढ़ाता हूं। अब वो बंदर मेरी तरफ देख रहा है। क्या कोई भी संभावना है कि वह बंदर उस 2000 रुपए के नोट के बदले मुझे मेरा वो 1 दर्जन केला वापस कर दे? नहीं करेगा। हो सकता है वो नारियल के बदले कर दे, हो सकता है वो मूंगफली के बदले कर दे, या किसी भी और चीज के बदले कर दे, लेकिन उस 2000 के नोट, वो जो जादुई ताकत वाला नोट है, वो जो जादुई ताकत वाला पैसा है, उसके बदले में तो नहीं करेगा। ये पैसे की ताकत, ये कल्पनाशीलता, पुराने समय में जिसमें हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, हम ऐसा ही कुछ करते रहे। हम गेहूं के बदले चावल, तो चावल के बदले घी, घी के बदले नमक, और ऐसी न जाने कितनी व्यवस्थाएं देते रहे। लेकिन एक दिन न जाने कैसे हमारे दिमाग में आया कि कुछ एक ऐसी व्यवस्था करी जाए जिस पर विश्वास हो, जिसकी वैल्यू हो, भले ही कोई उसकी दूसरी जगहों पर कोई कीमत हो ना हो, दूसरे के दिमागों में कोई कीमत हो ना हो। तो हम सब ने एक ऐसा टोकन बना लिया जिस पर हमें पूरा विश्वास था, इसके बदले हमें ये एक चीज मिल जाएगी। और आज के दिन अगर पूरी वैश्विक व्यवस्था में देखें तो वैसा ही विश्वास हमें डॉलर के ऊपर है कि भैया अगर 2 देशों के बीच में ट्रेड होना है तो डॉलर में होगी। एक आदमी और एक चिंपैंजी के बीच में रुपए में ट्रेड नहीं हो सकती, डॉलर में ट्रेड नहीं हो सकती, सोने में ट्रेड नहीं हो सकती। लेकिन एक पैसे की ताकत की काल्पनिकता ने और उसकी बनाई हुई व्यवस्था ने हमें और मजबूत किया एक समाज के रूप में। हालांकि बांटा भी। जब इस समय मैं कह रहा हूं कि हम मजबूत हुए समाज के रूप में, तो समाज मतलब वैश्विक समाज के रूप में भले ही हम जुड़े हों कुछ चीजों से, लेकिन बहुत सारी चीजों से अलग भी हुए। तो पैसा आया, और पैसे के साथ आया बिजनेस, पैसे के साथ आया व्यवसाय। और 500 साल पहले, जो कि बहुत पुराना नहीं है, एक तीसरी जो क्रांति आई, जिसको हम वैज्ञानिक क्रांति कह सकते हैं, और उसके बाद अचानक से हमारे चारों तरफ नए नए गैजेट्स, नई नई चीजें आती चली गई। अब उनको भी संभालना था, एक और व्यवस्था चाहिए। नए उत्पाद लगातार मार्केट में आते रहे, नई चीजें लगातार हम तक पहुंचती रहे। तो इनके लिए क्या किया जाए? केवल किसी चीज का आविष्कार ही हमारी सफलता की निशानी तो रहा नहीं।
तो फिर ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया जाए जहां पर हजारों लाखों लोग, जैसे धर्म की व्यवस्था में करोड़ों लोग लगे, जैसे राजनीति की व्यवस्था में करोड़ों लोग लगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से न धर्म चल सकता है न राजनीति चल सकती है। वैसे ही तीसरी चीज आई कि वैज्ञानिक आविष्कारों को लोगों तक पहुंचाना है तो आखिर क्या हो, तो फिर व्यावसायिक क्रांति आ गई कुछ समय पहले। और पहली बार ऐसा हुआ कि पहले जहां पर ओझा की, एक प्रीस्ट की, एक पुजारी की ताकत सबसे ज्यादा होती थी, और उसके बाद धीमे से उसको हटा करके राजनीतिक शक्ति ने उसकी जगह ले ली। पहले राजा ने, फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने कि, और सेनाओं ने, कि उनकी ताकत ज्यादा होने लग गई। और उसके बाद हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहे हैं जहां पर पहली बार जो बिजनेस की ताकत है वो पॉलिटिकल पावर से बड़ी हो चुकी है। आज जब हम बात करते हैं गूगल की, जब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, एप्पल की, रिलायंस की, और भी न जाने ऐसी कंपनीज की, तो आज के दिन स्थितियां यह आ गई हैं कि भले ही बड़े देशों की पॉलिटिकल पावर्स पर इन्होंने खाली इम्पैक्ट डाला हो, लेकिन छोटे देशों की राजनीति पर बहुत जगहों पर इन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब ये राजनीतिक पैसे की ताकत और ये जो कहें व्यवसाय की ताकत बढ़ी कैसे? ये बढ़ी व्यवसाय और कानून की काल्पनिक ताकत को लेकर के। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी देते हैं युवल नोआ हरारी अपनी बुक में। उसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के मैं हमेशा परेशान रहता हूं, बहुत लोगों से पूछा है, अगर मैं गलत बोलूं तो कोई भी किसी भी समय सुधार देगा। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है पॉल पीजों। अब वो चूंकि फ्रेंच टर्म है, वो उसको मैं क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन उस पर एक शेर जैसा आदमी बना रहता है। हमारी संस्कृति में अगर देखें तो प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप को मारने वाले जो भगवान थे, नरसिंह अवतार जैसा उसका लोगो है, उस कंपनी की कहानी देते हैं केस स्टडी में। और वो केस स्टडी ये है कि ये जो पीजों की परिवार है, ये बड़े लंबे समय से जो लोहे का कबाड़ था इसके बिजनेस में, और बाद में साइकिल वगैरह के बनाने के बिजनेस में थी। और जब नई जनरेशन आई और उसने कहा कि हम अब ऑटोमोबाइल के बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो क्या किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर हम कर्ज लेते हैं और कल को वो बिजनेस नहीं चलता तो मुझे उसको चुकाना होगा, इंडिविजुअल को उसको चुकाना होगा, और ये बहुत बड़े खतरे वाली बात है। अगर कोई केस कर देता है, अगर मैं कोई गाड़ी देता हूं और वो खराब निकल जाती है और कोई कोर्ट में केस कर देता है तो वो मेरे ऊपर होगा, मैं इससे बचूं कैसे? लॉयर्स से मिला, लॉयर्स ने एक व्यवस्था दी और उस व्यवस्था को मानते हुए उसने एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी 1896 में फ्रांस में रजिस्टर करा दी, और बड़ी बढ़िया व्यवस्था थी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो कि एक काल्पनिक कानूनी व्यवस्था थी, उसमें कंपनी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया, जिसमें टैक्स कंपनी चुकाएगी, कर्ज कंपनी लेगी, और अगर कोई भी केस होगा तो वह कंपनी के ऊपर होगा, न कि उसके स्थापना करने वाले डायरेक्टर्स पर, उसके मालिक पर, क्योंकि वह अपने आप में एक लीगल मैन होगी। अब कंपनी ने अपना व्यवसाय करना शुरू कर दिया, और कंपनी भी कानून की ऐसी जादूगरी है जिसको अगर आप समझने की कोशिश करें, मान लिया मैं आज एक कंपनी बनाता हूं और कंपनी का बिजनेस खूब चलता है, मेरे अमेरिका में भी ऑफिस खुलते हैं, मैं चाइना में फैक्ट्रीज लगाता हूं, इंडिया में ऑफिस बनाता हूं, और उसमें लाखों एम्प्लॉइज हैं, चल रही है कंपनी। और एक दिन कोर्ट, जिस देश में भी रजिस्टर्ड है ये कंपनी, कोर्ट एक डिक्री कर देता है, यानी कि वो उस कंपनी को खत्म कर देता है। हजारों एम्प्लॉइज वही हैं, सारी फैक्ट्रीज वही हैं, ऑफिसेज वही हैं, लेकिन अब कंपनी नहीं है। लेकिन वहीं पर दूसरा हिस्सा भी है कि मैंने कंपनी बनाई, उसका लॉस हुआ, उसका कोई ऑफिस नहीं है, उसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, उसको बनाने वाला मैं भी एक दिन भगवान को प्यारा हो जाता हूं, लेकिन वो कंपनी एग्जिस्ट करती है।
तो ऐसी एक मायावी चीज, अगर माया की दृष्टि से देखें तो ऐसी एक मायावी चीज कानून के माध्यम से बना दी गई, जो आज के दिन हम सब की जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल रही है। अब ये 3 रेवोल्यूशन के बारे में शुरुआत में किताब बात करती है। मेरे पास कितना समय बचा हुआ है? शायद 8:45 हो रहा होगा, 7:45 हो रहा हाँ, होगा। 2-3 मिनट में यदि हम कंक्लूड कर सके तो फिर डिस्कस कर पाएंगे। 3 मिनट 4 मिनट। ठीक है। तो ये चीज कल्पना से जुड़ी हुई, और अक्सर अपनी कल्पना को हम अपने स्वार्थ से जोड़ लेते हैं। एक कहानी जो मेरे दिमाग से निकल गई थी, आखिरी के 2-3 मिनट में मैं कहानी ही सुना देता हूँ। धर्म से जुड़ी हुई, धर्म की ताकत से जुड़ी हुई कहानी। और ये कहानी एक रशियन राइटर, बहुत ही प्रसिद्ध हुए, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, उनकी शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। धर्म से जुड़ी हुई कहानी है कि कैसे कल्पना आपको मूल अवधारणा से भी दूर ले जाकर के क्या काम करवा देती है। कल्पना ही नहीं, हमारा अपना स्वार्थ भी। ये कहानी अक्सर मैं लोगों को सुनाता रहता हूं, और वो ये कहानी है कि एक बार जीसस ने ऊपर से धरती पर नीचे झांक करके देखा आज के समय में कि भाई देखूं नीचे का क्या हाल है। तो देख करके चमत्कृत रह गए कि मैं जब मरा था तब तो मेरे बहुत ही कम 12, 13, 16, 21 कुछ फॉलोअर्स थे, और आज के दिन तो करोड़ों में हैं, अरबों में हैं। तब मैं अपनी बात कह नहीं पाया। अब चलो चला जाए नीचे, जरा अपनी बात, अपना संदेश जो मैं सही से नहीं कह पाया, और ये बहुत सारी बातें गलत समझ करके लड़ झगड़ रहे हैं, जरा इनको समझाया जाए। तो क्या था, यूरोप का एक गांव चुना, संडे का दिन चुना। संडे का दिन भी बहुत सोच समझ के चुना कि उस दिन मेरे सर्मन्स चर्च में सुनाए जाते हैं, और समय भी कौन सा चुना कि जब लोग चर्च से वापस लौट रहे हो, क्योंकि मेरी बातें सुन करके लौट रहे होंगे तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो वहां के प्रीस्ट ने, वहां के फादर ने पहले ही मेरा कर दिया होगा। तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब लोग लौटने लग गए सरमन सुन करके, उपदेश सुन करके, और जब लौटे और देखा कि अरे एक आदमी खड़ा है और उसकी छवि एकदम जीसस जैसी है, तो आए उनके पास और बोले, भाई बड़ा बढ़िया मेकअप करते हो, एकदम जीसस लग रहे हो। बोले नहीं भाई, मैं लग नहीं रहा हूं, मैं हूं। तो वो विश्वास नहीं करते, ये तरह तरह से समझाते हैं। तो आखिर में एक जो बुद्धिमान आदमी था उनमें से वो बोला, ऐसा है ना कि जरा फादर को बुला लाओ, वो आएंगे और वही बताएंगे कि ये जीसस है कि नहीं है। एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और फादर को जल्दी से लेकर के आया, और फादर के लिए भी बड़ी अनोखी घटना थी कि एक व्यक्ति गांव में आया है और कह रहा है मैं जीसस हूं। तो वो भी आ गए देखने के, आखिर ऐसा कौन सा बहुरूपिया है। वो आए, जीसस से थोड़ी देर बात करी और जोर से चिल्लाए, ये बहुरूपिया है, इसको बांधो और चर्च के पीछे जो अस्तबल है वहां बांध के डाल दो, इसका फैसला हम कल करेंगे। जीसस को डाल दिया गया वहां। अब वो बंधे पड़े हुए हैं। रात के 1-2 बजे के करीब वो लालटेन लेकर के फादर आए उनके पास, उनके बंधन खोले और उनसे माफी मांगी और बोले माफ करिएगा, आपको बांधना पड़ा और यहाँ रखना पड़ा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो जीसस को लगा ये कि पहले नहीं पहचान पाया, पहचान गया होगा। तो बोले कोई बात नहीं है, पहचानने में गलती हो सकती है, नहीं पहचान पाए, अब तो पहचान गए, अब कल लोगों को बुलाना और बताना कि मैं जीसस हूं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। बोले नहीं, यहां पर आप थोड़ा सा गलत हैं, मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था। तो अब थोड़ा सा प्रश्न जीसस के मन में आया, हतप्रभ हुए और बोले भाई अगर तुम तभी पहचान गए थे तो मुझे बंधवा के यहाँ क्यों डलवाया? बोले मैं तो आपको पहचान गया था, जरा ध्यान से देखिए, आप मुझे नहीं पहचान पाए। तो बहुत ध्यान से देखते बोलते हैं, चेहरा तो तुम्हारा जाना पहचाना सा है, कौन हो भाई तुम, याद नहीं आ रहा है? बोले मैं वही जीव प्रीस्ट हूं जिसने आपको सलीब पर चढ़वाया था, जिसने आपको क्रूसिफाई किया था। बोले तो तुम अब मेरे सरमन्स क्यों दे रहे हो? बोलते हैं भाई मैं आपके सरमन्स इसलिए दे रहा हूं, और मैं पहचानता तब भी था जब मैंने आपको क्रूसिफाई किया था, मैं पहचानता आज भी हूं जब मैंने आपको क्रूसिफाई किया, लेकिन तब उस वाले भगवान के सरमन्स देने से, उनके उपदेश देने से मेरा पेट चल रहा था, मेरा व्यवसाय है ये, और आप उस व्यवसाय में आ गए बीच में। तो अगर आप आ गए तो बिचौलिए का क्या काम? तो मुझे तब भी अपना बिजनेस बचाना था।
आज आप फिर आ गए हो, आज मैं आपकी बातें कह करके चला रहा हूं, तो माफ करिएगा, मैं अपने पेट पर लात नहीं पड़ने दूंगा। आप या तो स्वर्ग लौट जाइए या कल सवेरे मुझे आपको फिर से क्रूसीफाई करना पड़ेगा। और यहीं पर जीसस अपने हथियार डाल दिए और वापस ऊपर चले गए। तो वास्तव में यह किताब इसी कहानी जैसे कल्पना, भगवान और व्यवसाय अपने पहले पार्ट में इन दो तीन चीजों के बारे में बड़े डूब करके बात करती है, जहां पर कानून की बेहतर समझ, जहां पर अपने दिमाग और उसकी फंक्शनिंग को या अपने पूरे समाज की फंक्शनिंग को लेकर के बेहतर समझ पैदा होती है। और मैंने जो कुछ भी बताया है वह बुक का मैं कहूँगा 1% हिस्सा भी मैंने नहीं बताया है। तो बेहतर ये होगा कि जिन ढूंढा तिन पाइयां वाली बात कि पुस्तक का रस उसमें ही बेहतर आएगा जब आप पढ़ेंगे, और कुछ ऐसी घटनाएं जो मेरी सोच के हिसाब से कम महत्वपूर्ण रही होंगी वो आपकी सोच को एक नई दिशा भी दे सकती हैं। तो उसको पढ़ें जरूर, उसको जाने जरूर। यहाँ पर मैं 3 मिनट ऊपर बोल गया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा आज के लिए। धन्यवाद मृगांक। और मैं अभी बाकी साथियों से गुजारिश करूंगा कि उनके मन में कोई प्रश्न हो तो वो पूछें। उसके पहले एक सूचना हम सबके लिए, आप सबके लिए, कि जैसा कि अभी मृगांक ने कहा कि अभी ये पार्ट 1 है जो अभी डिस्कस हुआ है, इसका पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट संडे जो 24 तारीख का दिन है, वो दिन में 11 बजे हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं मृगांक से मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न ये है कि हम में से अधिकतर लोग जो हैं यहाँ पे वो टीचिंग, ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एजुकेशन इससे जुड़े हुए लोग हैं जी। तो अभी आपने सबसे कि आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो यदि संक्षेप में ये बता सकें कि इन लोगों के लिए, इस टारगेट ग्रुप के लिए किताब क्यों महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए थोड़ी सी और उनको प्रेरणा मिलेगी। और दूसरी चीज जो पार्ट 2 होगा इसका, उसमें आप लार्जली क्या कवर करेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव वाली जो बात थी वो यदि बता सकें तो हमें, हमारे जो साथी हैं, जो श्रोता आज जी, जुड़े हमारे साथ, अगले के लिए ठीक है। प्रेरित हो सके। देखिए, एक शिक्षक के रूप में मुझे जो लगा सेपियंस पढ़ने के बाद, जो मुझ में बदलाव आया, वो ये आया कि अक्सर देखिए अलग अलग उम्र और वर्ग के बच्चे होते हैं, लेकिन वास्तव में जो मुझ में बदलाव आया और मैं जो बच्चों को पढ़ा पाता हूँ, अब बेहतर समझ के साथ पढ़ा पाता हूँ, जो इस पुस्तक ने दिया, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन की समझ। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन के बाद धर्म, कानून, कहानियां, कविताएं और उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा अनुभव किस तरह से एक वैज्ञानिक रूप से समय के साथ इवॉल्व हुआ, और हम एक भारतीय के रूप में अगर ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, जो हमारी सोच एक अफ्रीकन से, एक अमेरिकन से और बाकी और जिस भी संस्कृतियों की हम बात करते हैं उससे अलग हो जाती है। क्यों हमारा खाना, क्यों किसी एक विशेष ओकेजन पर हम कुर्ता पहनने की बात को डिस्कस करते हैं, या शर्ट पहनी जाए या सफेद कपड़े पहने जाए, किस तरह से खाने पर बैठा जाए, उठा जाए, अगर ऐसी बात हम करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे के जो कारण रहे होंगे उनके बारे में और अन्वेषण करके बात करने की समझ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मिली। मैं थोड़ा सा और बेहतर शिक्षक हुआ। ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा बदल गया, जैसे हीरो 80s की हीरो के एक डायलॉग के बाद आंख खुल जाती थी और पूरा बदल जाता था, वैसा तो कुछ नहीं हुआ, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट जंप नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक बदलाव अप्रोच में जरूर आया कि अगर मैं कोई एक कविता पढ़ा रहा हूं तो वास्तव में कवि ने ऐसा क्यों सोचा होगा, वह कौन सी परिपाटी रही होगी जिसने कवि को ऐसा सोचने पर मजबूर किया। और ह्यूमन रिसोर्स में भी ऐसा ही कि जनरली उन लोगों को, उनको अक्सर ऐसे लोगों को जब खुश होता है तो एम्प्लॉय पास नहीं आता, लेकिन जब दुखी होता है तो जरूर 4 तरह की बातें करता हुआ आता है। तो कैसे उनके उस दुख को समझा जाए और बेहतर ढंग से शब्दों के माध्यम से, काल्पनिकता के माध्यम से डील किया जाए। तो ये अगले खंड में आप क्या लार्जली कवर करेंगे? देखिए अगले खंड में मैं
पुस्तक के बारे में बता करके कुछ जो भारतीय कहानियां हैं, कविताएं हैं और जो परंपराएं हैं उनका उद्बोधन, मतलब उनको कैसे आगे बढ़ी होंगी, क्योंकि ये भी काल्पनिकता से जुड़ी है। और बहुत अच्छा लगेगा अगर उसमें मतभेद भी हो, क्योंकि मतभेद ही नई चर्चाओं को जन्म देता है। तो क्यों ये कहानी लिखी गई होगी, क्यों ऐसी परंपरा बनी होगी, अगर इस बुक के रेफरेंस में हम देखने की कोशिश करें तो मैं कैसे देख पा रहा हूं, और उसके बाद आप उसको कैसा मानते हैं, और बाकी अगर वैसा ही कुछ आपके दिमाग में उदाहरण आ रहे हैं तो उस पर परिचर्चा ऐसी बात रहेगी। थैंक यू मृगांक। अब मैं बाकी साथियों से गुजारिश करूंगा, हमारे बीच बहुत अनुभवी लोग, ज्ञानेश्वर जी को मैं देख पा रहा हूं, नमस्कार सर। यदि वो कुछ कहना चाहें अपनी प्रतिक्रिया में, प्रश्न में, तो ये प्रश्न उत्तर ही सत्र नहीं है, अपनी कोई प्रतिक्रिया भी ये दे सकते हैं, और भी हमारे जो भी सम्मानित लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी बात कह सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। ये बहुत ही अच्छा था, और सेपियंस तो बहुत ही अच्छा, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था पहले, लेकिन इन्होंने मृगांक जी ने बहुत क्लैरिटी और दिया जो मैं मिस किया था। तो लेकिन आने वाले एपिसोड जो भी होंगे, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं उन सबको समझूं। और दूसरी बात है कि होपफुली आप एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ साइंटिफिक रेवोल्यूशन आगे जो भी है वो जुड़ी चीजें मेरे ख्याल आगे वो आएंगी जी, वो आएंगी। तो ये बहुत ही मतलब इफेक्टिव बात आपने शुरू की है, और मैं हमेशा ऐसा चाहता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें हों। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और मेरे बहुत ईगर हूँ मैं कि ये आगे आप चलाए रखें इसको बहुत अच्छी तरह से। तो बहुत कुछ है पूछने के लिए, लेकिन अभी टाइम की वजह से मैं ज्यादा नहीं पूछ सकता। पवन सर प्लीज, पवन सर। थैंक यू मृगांक जी। is also keen to ask something. अच्छा, ठीक है, हाँ, पवन सर के बाद प्लीज, पवन सर। हाँ, ओके। Yes, please. मृगांक जी, जैसा कि गुणमाला जी ने बताया था, गागर में सागर भरने की बात है, आपने बिल्कुल सही सटीक तरीके से कही। मेरा बेटा अभी IIT बॉम्बे से PhD कर रहा है फाइनेंस में, और उसके जो मेंटर है उसने उसको ये किताब, ये सेपियंस, उसको बताया कि इसको पढ़ना है रिसर्च करने से पहले। तो ये पहली किताब है, वहां जाके उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया, और उसने मुझे ये एडवाइस किया कि आपको अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं उसको लिंक कर रहा हूँ, आप जो बात बता रहे हैं कैसे इंक्विजिटिव माइंड है वो आदमी को ग्रोथ की तरफ ले जाता है, ये बात को पैरेलली इसको स्टेब्लिश कर रहा है जी। एक चीज जो बात आ रही है कि पिछले 2-2.5 हजार साल पहले ये कृष्णकालीन जो समय था, महाभारत कालीन, पिछले 8,000 सालों के बाद में हम देख रहे हैं कि कोई बहुत सब्सटेंशियल कोई इवोल्व चीजें नहीं हो पाई है। जो चीजें हम लोगों को काल्पनिक और माइथोलॉजिकल रूप से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो चीजें वहीं पर एक स्टेगनेंट के रूप में हमारे सामने आ रही है। इसका मतलब यह हो गया कि भारतीय संदर्भ में जब हम बातचीत करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा जोर था, चाहे एग्रीकल्चर का, जैसे अभी आपने गेहूं का जिक्र किया, तो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसमें जौ का प्रयोग होता है, और जौ का यहाँ पर जो अन्वेषण हुआ उसमें पाया गया कि जौ का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे जी। और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि अचानक अभी जो पिछले 200-400 सालों में जो बिजनेस रिवॉल्यूशन के रूप में या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के रूप में जो हमें सामने को देखने को मिल रहा है, तो ये हम लोग स्केलेबिलिटी पे आ गए जी। तो इसका मतलब ये है कि आदमी के सर्वाइवल के लिए या हैप्पीनेस के लिए, तो जो ये सस्टेनेबिलिटी वाली व्यवस्था, जो भारतीय संदर्भ जब हम बातचीत करते हैं, आपके द्वापर युग की बातें तब तक ठीक चल रही थी, लेकिन जब हम लोग लालच में, ग्रीड में ये आ गए और हम लोग स्केलेबिलिटी में चले गए, तो यहाँ पर हम लोग इंटेलिजेंस का यूज या मिसयूज करने लग गए कि हमको अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्रिप्टो करेंसी है, शेयर मार्केट है, पूरी दुनिया जो है डाउन जा रही है, ग्रॉस उसका डेवलपमेंट रुक रहा है, लेकिन शेयर मार्केट जो है डबल बढ़ रहा है, 30,000 से 61,000 तक पहुंच गया है। सर ये कुछ बात, बिटकॉइन ने कितना लंबा जंप मारा। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि इसका 3 से 4,000 डॉलर लंबा जंप मारा। बिटकॉइन में एक बात भी समझना चाहता हूँ मैं कि बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में जो एनर्जी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, तो उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बहुत आगे चल जाएगा। जी हाँ,
जी मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो महाभारत कालीन जो व्यवस्थाएं थी कि सस्टेनेबिलिटी, सबको अनाज मिले, सबको रहने की व्यवस्था मिले, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आपने स्केल उसको बढ़ा दिया है तो यहाँ पर हैव और हैव नॉट्स में गैप भी उसके साथ बढ़ता गया है। पिछले 2000 के सालों में हम लोग मीनाक्षीपुरम का जो मंदिर देखते हैं वहां पर भी एक तरीके से वेल्थ का कंसंट्रेशन है। हम लोग मुगल काल देखते हैं, वहां भी वेल्थ का कंसंट्रेशन है। और आज के संदर्भ में हम लोग जो पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, बिजनेस टाइकून्स की बात करें, वो भी एक कंसंट्रेशन है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी इंटेलिजेंस है वो स्केबिलिटी के नाम पे इस तरह चल रहा है। तो इसलिए सेपियंस की बुक हमको निराशा नहीं दे रही है, आशा दे रही है कि जैसे कि आपके इन्होंने बराक ओबामा ने कहा कि इट इज प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ, इट इज प्रोवोकेटिव बुक, जो हमको प्रोवोक करती है समझने के लिए। तो ये प्रोवोक करती है समझने के लिए कि हमको अल्टीमेटली स्केलेबिलिटी में जाना है या सस्टेनेबिलिटी में जाना है। ये कि इंटेलिजेंस जो है वो हमारे बिजनेसमैन की तेज चलेगी या सामान्य जन की ज्यादा तेज चलेगी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके फिर समझाऊंगा। अभी हमारे यहाँ राजस्थान में जो कोविड-19 की जो एडवाइजरी आई है, 15 दिन पहले ये था कि दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, आतिशबाजी, लेकिन जब वाइब्रेशंस तेज हुए तो वही राजनीतिक सत्ता बोलती है कि नहीं साहब, सेलेक्टिव वे से दीपावली में पटाखे छोड़े जाएंगे। ये पटाखे छोड़ने के ये निर्णय जो इसके पीछे ये थी, राजनीति ये कि हिंदू समाज नाराज हो जाएगा दीपावली के, हालांकि दीपावली पटाखे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी इस एक नैरेटिव जनरेट करने के लिए इस तरह की बातचीत आई है। तो प्रश्न ये है कि हमको सस्टेनेबिलिटी बनाए रख, ये जो स्केलेबिलिटी वाले वो भी सस्टेनेबिलिटी सोच रहे हैं। तो इसलिए ये जो किताब है वो थॉट प्रोसेस के रूप में बड़ी कामयाब होगी। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत शानदार तरीके से आपने प्रस्तुत किया। एक मैं जस्ट एक पॉइंट जरा सा बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने नोआ हरारी ने जो हिंदू कल्चर के बारे में बात की है, वो शायद सिर्फ स्वामी दयानंद की बात की है और कुछ शायद ज्यादा नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बात किया ही नहीं है, किया नहीं है ऐसी कि आप उसमें वो कर पाए, क्योंकि वो ज्यादातर बात चाइनीज और यूरोपियन और जो पुराना अफ्रीकन और पुराना ही अमेरिकन कल्चर की वो बात करते हैं। इसको छुआ नहीं है, जोड़ा नहीं साथ में नहीं। उन्होंने इस पर कोई बहुत ज्यादा क्या एकदम कह लीजिए नाम दिया है, लेकिन बात नहीं स्वामी दयानंद है बस नाम, उसमें मैंने तो जो पढ़ा था ना, बात नहीं करी है उन्होंने। मैं बहुत पहले पढ़ा था। जी हाँ, संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे? Yes, sir. जी, Thank you for the opportunity, Sachin sir. Mrigank sir, thank you very much. बहुत शानदार सेशन था. I really appreciated it. और the reflection ये है कि मैंने वो ऑर्डर, अभी आपका सेशन जो चल रहा था, मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस किया है वो बुक का। तो 23rd को मेरे दैट बुक का डिलीवरी हो रहा है। तो थैंक यू फॉर रेफरिंग दिस बुक, बहुत शानदार था। और मैं बीएससी एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हूँ। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैड स्टडीड उधर भी। और मैं अक्सर एक बहुत शानदार डायबिटोलॉजिस्ट के साथ बातें करते रहता हूँ कभी कभी। तो आपने बहुत ठीक तरह से वो एनालाइज की कि द मॉडर्न डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज, ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जो है, हम दिमाग ज्यादा बढ़ गए, ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, इसलिए सो मेनी डिसीज आर ऑल्सो कमिंग। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा एक प्रश्न है, दिस इज फॉर जनरल डिस्कशन। लाइक होमो सेपियंस, वी नो दैट वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम प्राइमेट्स। हमारे प्राइमेट्स थे 4 लेग्ड, लेकिन बहुत एक क्वेश्चन विच आई वाज नॉट एबल टू व्हाट डू आई से आंसर, monkeys have remained monkeys और मनुष्य जो है वो बदल गया है। मीनिंग हमारे प्राइमेट्स, ऑफ कोर्स वी बिलीव दैट हमारे प्राइमेट्स एक ही थे, लेकिन आजकल भी चिंपांजीज है और मंकीज ही रह गए, और होमोसेपियंस देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हम इवॉल्व हो गए हैं। तो वर दे डिफरेंट और हम में वो ज्यादा एवोल्यूशन हुआ? तो व्हाट इज दिस फॉर जनरल डिस्कशन फॉर एवरीबॉडी? मैं काल्पनिकता के साथ जवाब दे सकता हूं बस इसका, बहुत ज्यादा ठोस जवाब कोई वैज्ञानिक व्यक्ति दे पाएगा। हमारे और
जितने भी ये चिंपैंजी या आप एप्स की कोटि में जिनको रखते हैं, इनके जीन पूल में बहुत थोड़ा सा फर्क है, केवल 1-2 से लेके 4-5% तक का फर्क आता है। और ये जरूर रहा होगा कि कहीं ना कहीं कोई एक एप हमारा हमसे जुड़ा रहा होगा, और उसके बाद हम हमारे जेनेटिक ऑर्डर में जो चेंजेस आए, हम उसमें आगे बढ़ते चले गए। हमारा जो जीन पूल था वो जिस हिसाब से इवॉल्व हुआ, तो हमारा जॉनर हो गया होमोसेपियंस का, उसी हिसाब से जो निएंडरथल्स थे या होमो इरेक्टस हैं, इन सबके जीन पूल में जो चेंजेस आए, अब इनके जीन पूल में इस तरह का चेंज आया, तो ऐसा सोचना कि कल को चिंपैंजी इवॉल्व होकर के हमारे जैसा हो जाएगा, नहीं। वो हो सकता है कि थोड़ा सा इवोल्यूशन और हो और वो और बेहतर चिंपैंजी हो जाए, लेकिन हम जो इवॉल्व हुए, हम में जब इवोल्यूशन शुरू हुआ तो इसी तरह का शुरू हुआ। जैसे अगर हम देखें, हम होमोसेपियंस में भी कितनी सारी प्रजातियां हैं। अगर आप अफ्रीका जाते हैं तो ढेर सारे मेलेनिन की त्वचा वाले लोग, मजबूत लोग मिलते हैं, और फिर जब यूरोप की तरफ जाते हैं तो फिर हल्के रंग के लोग मिलते हैं, लंबे चौड़े लोग मिलते हैं। और हमारी निएंडरथल जीन शेयर कर रहे हैं ना, जी, निएंडरथल जीन शेयर भी कर रहे हैं कुछ। जी हाँ, एक बहुत बड़ा जीन हम शेयर कर रहे हैं और उसके बाद हम अलग भी हो जा रहे हैं। तो वास्तव में कहीं पर जब बदलाव हुआ तो उसमें हमारा बदलाव अलग ढंग का हुआ और उनका अलग ढंग का। हमारी नियोकॉर्टेक्स डेवलप होगी जी, लेकिन इसका बेहतर जवाब मैं कहूंगा कोई जो साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो और आपको बेहतर क्रिस्टल क्लियर जवाब दे सकता होगा। नहीं, आपका भी आंसर भी बहुत लॉजिकल था सर, आपके आंसर भी बहुत लॉजिकल था, रैशनल था। अभी Thank you for हमारे your साथ response. कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, यदि और कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज करें। सचिन सर, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जी। सभी की बातचीत सुनने के बाद और जिस ढंग से विषय निकल कर आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाग 1 के बाद भाग 2 निश्चित है, लेकिन 2 पे आके हम पूर्ण विराम लगाएंगे ऐसा हम देख नहीं पा रहे। हमारे को मृगांक बने देंगे और सारे अगर उस विषय को बढ़ाना चाहेंगे तो हम एक बार उस बुक को कंक्लूड करने के बाद फिर इसको और इंक्रीज कर सकते हैं सर। हाँ, बिल्कुल कि हम सही जाके कह रहे हैं हर सर। महीने और एक थोड़ा सा वैसे पार्ट भी उसका लेकर जो हरारी साहब की जो बाकी किताबें हैं, होमो ड्यूएस या 21st लेसन, 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, और भी जो उनकी सीरीज है, एक्चुअली हम आने वाले दिनों में उनकी पूरी सीरीज पे हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम जो होमो ड्यूएस है वो तो इसी का एक्सटेंशन है, इसी के बहुत सारे आइडियाज को उन्होंने उस किताब में डेवलप किया है। एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो 500-800 सालों में जो चेंजेस आई हैं वो तकनीक में आई हैं, विज्ञान में नहीं आई। जैसे भी पवन शर्मा जी ने भी कहा कि जो हमारी साइंस है वो 8000 साल पहले जो हम अगर भागवत में पढ़ते हैं या 10-12 हजार पहले रामायण में पढ़ते हैं, 5000 पहले भागवत में पढ़ते हैं और 10,000 साल पुरानी रामायण में पढ़ते हैं, विज्ञान नहीं बदला, तकनीक बदल गई। तो हम ये कह सकते हैं पिछले 500 साल के अंदर विज्ञान को प्रयोग करने का तरीका बदला, कल्पना शक्ति बदली, लेकिन तकनीक बदली। विज्ञान अभी भी स्थिर है, क्योंकि विज्ञान में कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हो। हाँ, किसी ने कह के अगर 19वीं शताब्दी में या 20th सेंचुरी में कह दिया एनर्जी पता चल गई हो वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने बहुत बड़ा चेंज ला दिया। मैं ये भी एक छोटा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। आपकी बात से मनीष जी मुझे एक इंटरव्यू की याद आई, जो इससे युवाल नोआ हरारी से किसी ने पूछा कि तो क्या कल को ऐसा हो जाएगा कि हम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी? तो उसने ना बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने दिया कि नहीं, बल्कि मैं उल्टा कह रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि कल्पनाशीलता और वैज्ञानिकता या जो भी हम उसको कहें, उसकी वजह से, जैसे आप देखें कि पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से आई, और उनके समाधान भी के लिए भी जो टेक्नोलॉजी ही डेवलप हो रही है। तो वो ये इस तरह से देख रहे हैं इस चीज को, उस पूरी यात्रा के अंत में, कि अंततः ये जो इंसान की में जो नवाचार की संभावना है, जो उसकी कल्पनाशीलता से जुड़ी हुई है, हमको कल्पनाशीलता की वजह से जो समस्याएं जिन तकनीकों की वजह से मिली हैं, वही दिमाग, वही कल्पनाशीलता हमको उससे बाहर निकालने में भी मददगार साबित होंगी। हमारे कोई और साथी कुछ कहना चाहे? मुझे ऐसा लगता है समय को रोकते हुए ना जी, हम अगले उस पर जरूर चर्चा करें, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं, जैसे भी क्या नाम है ज्ञानेश्वर सर ने भी कहा कि पूर्ण रूप से पाश्चात्य जगत ने कहीं ना कहीं पे जब ईस्टर्न वर्ल्ड को लिया तो सनातन परंपराओं को कहीं मिस कर गया। मेरे ख्याल से मृगांक का जो अगला सत्र है वो पुस्तक के बचे हुए हिस्से को कंक्लूड करने के बाद
भारतीय परंपरा के आईने में ही उसको देखने की और उसको परखने की कोशिश और होगी, जहां तक मैं समझ पाऊँ। जैसे आपने अभी मिस्टर मनीष जो है उन्होंने आपने बोला ना कि वो जो 500 साल में चेंज नहीं, तो वैसे ओवरऑल देखें तो मैंने पिछले दिनों क्वांटम पर स्टडी किया है, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसने भी बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन लाई है और साइंटिफिक प्रोसेस भी नए नए डेवलप हुए हैं। जैसे एक ग्रुप होता है जो कि डेवलप करता है पार्टिकल बेस्ड एवरीथिंग, एक ग्रुप डिस्कस करता है वेव बेस्ड एवरीथिंग, जिसमें एक तरफ है श्रोडिंगर और दूसरी तरफ है हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली दैट हैज गिवन अस ए लॉट, दैट हैज गिवन अस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। तो ये ठीक है कि हम ये कहें कि उन्होंने शायद इतना नहीं पढ़ा, कुछ एक स्कॉलर है जिन्होंने इंडियन कल्चर को पढ़ा है जरूर, लेकिन हमारी इस डिस्कशन जो प्रोसेस है इसमें अनबायस्ड टोटल एज इट इज चीज को देखना में ही मजेदार चीज होगी। मृगांक कुछ हम ये कहना नहीं चाह रहे हैं, कहेंगे कि रिस्पॉन्ड करना यहाँ चाह पर रहे हैं। जी मृगांक। बीच में जब बात आई कि कैसे तकनीक ने पुरानी चीजों को ध्वस्त किया और नई चीजें बनाई, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा नाम है, और इसको ध्वस्त किया मेरे बेटे ने। एक दिन आकर के बगल में लेटा और बोला, आपके नाम का मतलब क्या है? तो मैंने कहा मृगांक मतलब चांद, चंद्रमा। बोले क्यों? बोले वो, मैंने बताया वो जो काला धब्बा देखते हो ना, उस पर एक काला सा निशान बना हुआ है। पुराने समय में कवियों ने कल्पना करी कि एक बुढ़िया है जिसकी गोद में मृग यानी हिरन आकर के बैठ गया, तो जिसकी गोद का मतलब होता है अंक और मृग मतलब हिरन, तो जिसकी गोद में हिरन है तो चांद एक ऐसी चीज है। तो उठा बोला कि पता नहीं कभी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, उनको इतना भी नहीं पता है कि क्रेटर है। क्रेटर। तो जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जाएगी, हमारी कल्पना की जो पुरानी सीमाएं हैं वह ध्वस्त होती जाएंगी, लेकिन वो उतने ही मजे से पैरेलल यूनिवर्स की कल्पना में मेरे जैसे 7 और हैं जो कहीं और काम कर रहे हैं कि कल्पनाओं में व्यस्त हो गया। एक मेरे ख्याल भी, मैं उनका नाम नहीं आ रहा, रोल आउट करके उनका नाम आ रहा है, वो लास्ट व्यक्ति होंगे, उसके बाद मैं कंक्लूड मेरे बचपन के मित्र हैं, मुझे छेड़ने के लिए कोई प्रश्न करना चाहता है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है और आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी हियर। मृगांक जी ने लिंक भेजा था ज्वाइन करने के लिए, और मेरा केवल इतना बोलना चाहता हूँ, आप जैसे ज्ञानवान लोगों के बीच में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं उस स्तर का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि मृगांक जी को समय की सीमा में बांधना एक मतलब न्याय नहीं होगा। इनके साथ इनको सुनना है, अगर समझना है तो एक पूरा दिन भी छोटा पड़ जाएगा। और इनको आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर ISTD का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह की और भी रोचक मंत्रणाओं और आयोजन में मैं भाग लेना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मृगांक जी आपको भी शुक्रिया। थैंक यू विशाल जी। मैं इसी के साथ फेस्टिवल की तरह, वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल की तरह इसको एक बड़ा फोरम मेंटेन किया जाए, और वो एक बहुत जरूरी है यहाँ। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी इंडियन कल्चर के मैं टोटल फेवर में हूँ, लेकिन हम इन्वेस्टिगेटिव हो, इंक्विजिटिवनेस हो, क्वेश्चन करने वाले हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी थैंक यू। मैं इसी के साथ इसका समाप्त करना चाहूँगा कि अंततः ये जो हम अपने जीवन, अपना परिवार, अपना देश, उसकी सीमा में देखते हैं, तो हमारी एक मनुष्य के रूप में जो यात्रा रही है उसको हम विस्मृत कर देते हैं, और ये किताब हमको उसी यात्रा से जोड़ती है और हमारे जो चिंतन है, हमारी जो सोच है उसको विशद करती है, और एक अपने आज के वर्तमान को हमें एक नए आईने, नए परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आइडियाज देती है। तो थैंक यू मृगांक वंस अगेन। अब मैं गुणमाला मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया समापन करें। नहीं, थैंक यू एवरीवन। आपने सचिन जी धन्यवाद, बहुत अच्छे से समाप्त कर दिया, और मृगांक जी आपने टाइम दिया, हम सब ने गोता खाया जो आपने लेकर के गए, डिफरेंट एरास को, डिफरेंट एरियाज की बात करी, और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपने विचार व्यक्त किए। पवन जी आपका धन्यवाद, आपने कुछ समअप किया और अपना ऐड किया। अगर आप सब ना होते तो ये संभव नहीं था, तो आप सबका धन्यवाद मेरी तरफ से। अगला जरूर अटेंड करें 24 तारीख 11 बजे, 24 तारीख 11 बजे, याद रखें। ये फोरम का लिंक जो है मेरे को तो
यहाँ स्ट्रीट आर्टिस्ट ग्रुप में मिला है। जी तो जी ये जी, मेरे मैं भी को उसका इसमें ही सदस्य हूँ मिलेगा सर, मैं तो- वहाँ फिर से डाल दूंगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू, ठीक है, चलिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।